बहुत सारी मिलियन ट्रिलियन नंबर पे आरबीसी होती है, लेकिन जैसा एक आरबीसी में होगा वैसा ही सारी आरबीसी के अंदर होने वाला। जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका इंडिया के अमेजिंग प्लेटफॉर्म भौतिकी प्लस में। आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 17 का एक टॉपिक है। इस टॉपिक से ज्यादातर संभावना है कि जो क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है और हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अपन लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं बेटा, इससे पहले आप देखो, जो हमारे अंदर दो तरह की गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है, एक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, एक होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट। और आपको इतना पता है कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो लंग्स साइड से लेकर के टिश्यू साइड की ओर होगा, और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो टिश्यू साइड से लेकर के लंग साइड की ओर होगा। जैसे आपको ये डायग्राम आपको क्लियर होगा, ये आपकी लंग्स की एल्वियोलाई है, ये मैंने टिश्यू दिखाया है, और हार्ट के थ्रू मैंने ब्लड का सर्कुलेशन दिखा रखा। तो आप देख रहे होंगे कि लंग्स साइड से टिश्यू साइड की ओर ब्लड का जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा वो किसका ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से होगा? लंग्स की एल्वियोलाई टू टिश्यू साइड होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर कितनी स्टेज में होगा? थोड़ा सा मैं जनरल बातें आपको बता देता हूं कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड के थ्रू केवल दो स्टेज में ही होता है। एक होगा डिजॉल्व स्टेज, मतलब प्लाज्मा में ऑक्सीजन डिजॉल्व स्टेज में कितने परसेंट? लगभग 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के साथ डिजॉल्व स्टेज में होगा, और 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ आरबीसी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म। लेकिन ये तो हुआ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमें, लेकिन आज यहां डिटेल से क्या करना है बेटा? CO2 का ट्रांसपोर्ट। और CO2 ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा? टिश्यू साइड टू लंग साइड। देख रहे हो, टिश्यू से लंग्स की ओर CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा, और CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 स्टेज में होने वाला है। इसी का अपन को डिटेल करना है कि कौन कौन सी स्टेज है, कौन सी स्टेज में कितने परसेंट CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसे में आपको जनरल बातें तो अभी बताए दे रहा हूं, लेकिन इन सब का डिटेल हम आगे इसी वीडियो में करने वाले। जैसे डिजॉल्व स्टेज में होगा 7%, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25% होगा, और बाइकार्बोनेट फॉर्म में 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट कितनी स्टेज में होगा? तो कहोगे सर 3 स्टेज में होगा। और कहां से कहां होगा? टिश्यू साइड टू लंग साइड में होगा। और ये कैसे होगा, इसका पूरा डिटेल हम आगे इस स्लाइड में देखने वाले हैं। तो देखो बेटा, जैसे आपको पता है ये हमारा टिश्यू या सेल्स है, और सेल या टिश्यू के अंदर ड्यू टू कैटाबोलिक एक्टिविटी, कैटाबोलिक एक्टिविटी होगी, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का ब्रेक डाउन होगा। और आपको पता है या ग्लूकोज के जैसे ब्रेक डाउन हुआ CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। तो सेल के अंदर लगातार कैटाबोलिक एक्टिविटी के कारण CO2 का प्रोडक्शन बढ़ेगा, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये हो गया टिश्यू। और ये मैंने पूरा दिखा रखा है बेटा ब्लड कैपिलरी। सपोज करो ये क्या है बेटा? ब्लड कैपिलरी है। ये है ब्लड कैपिलरी। तो क्योंकि बेटा आपको पता है जो एक्सचेंज है वो किसके किसके बीच होता है? टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के। ये पूरा एक ब्लड कैपिलरी मैंने दिखा रखी है बड़ा करके। और ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या भरा होगा बेटा? ब्लड। और ब्लड में ये क्या होगा? प्लाज्मा होगा। ब्लड में लिक्विड वाला पोर्शन ये होगा प्लाज्मा। और ये जो मैंने ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये सपोज करो ब्लड सेल मींस क्या है बेटा? RBC है। ठीक, तो ये अपन ने बेटा क्या देखा? ये अपन ने देखा एक ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी के अंदर आपको पता है ब्लड भी होता है, सेल्स भी होती है, लेकिन मुझे यहां किसकी जरूरत है? RBC की जरूरत है। बहुत सारी मिलियन ट्रिलियन नंबर पे RBC होती है, लेकिन जैसा एक RBC में होगा वैसा ही सारी RBC के अंदर होने वाला। तो अब देखना बेटा, यहां लगातार कैटाबोलिक एक्टिविटी हुई, कैटाबोलिक एक्टिविटी से CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ी, और जैसे सेल में CO2 कंसंट्रेशन बढ़ी तो CO2 डिफ्यूजन के थ्रू बेटा कहां आएगी? ब्लड कैपिलरी में आएगी। तो ब्लड कैपिलरी से CO2 कहां आ गई? ब्लड में आ गई। जैसे CO2 ब्लड में पहुंची तो ब्लड में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्लड के अंदर हमारी RBC के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है।
पहले मैं आपको उस एंजाइम के बारे में दो चार बातें बता देता हूं, फिर आगे हम इसके ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इसके बारे में आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, देखो मैं आपको बेटा आगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में थोड़ा बता देता हूं। ये जो एंजाइम है ये CO2 और वाटर, देखो बेटा CO2 वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। अगर बिना एंजाइम के भी ये रिएक्शन होती है, अगर एंजाइम कर दें तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। देखो जैसे आप क्या देख रहे हो, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में सारी बातें लिखी गई हैं। अगर तो CO2 और वाटर की रिएक्शन विदाउट अगर मैं एंजाइम कराऊं तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन कितने, 200 मॉलिक्यूल इन 1 आवर्स, मतलब 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल केवल किसके बनने वाले हैं, कार्बोनिक एसिड के बनने वाले। लेकिन बेटा यही अगर रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई जाए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में कराई जाए, तो आप क्या देख रहे हो, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड बनने लगते हैं। मींस अगर ये रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में होगी तो यही रिएक्शन में देख रहे हो आप 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बनते हैं। जबकि विदाउट अगर मैं एंजाइम करा रहा था तो 200 मॉलिक्यूल पर आवर्स बनते थे। मींस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एक्सेलरेट दिस रिएक्शन इज हाउ मेनी टाइम, 10 मिलियन टाइम। ये तो मैंने आपको कुछ जनरल बातें बताई। यहां एक एंजाइम काम करेगा, हमारे ब्लड में बेटा एक एंजाइम पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन आरबीसी में होती है और बहुत कम मात्रा में प्लाज्मा में भी पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बेटा केवल कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहां पाया जाता है कि सर प्लाज्मा में या आरबीसी में, नहीं, दोनों में है। लेकिन मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहां उसकी, आरबीसी के अंदर। और देखो यहां से CO2 यहां पहुंची, जैसे CO2 बेटा ब्लड कैपिलरी के अंदर गई तो ब्लड में प्लाज्मा था और प्लाज्मा में कम मात्रा में कौन मौजूद है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज मौजूद है। तो लगभग मैं इसको यहां ले आता हूं, लगभग 7% CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट करेगी। किससे बेटा रिएक्ट करेगी, वाटर से रिएक्ट करेगी और क्या बनेगा, H2CO3। ये H2 किसका निर्माण हुआ बेटा, H2CO3। ये डिजॉल्व स्टेज में यहां पर ब्लड प्लाज्मा में CO2 क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई। तो क्या देख रहे हो, लगभग 7% CO2, लगभग कितने परसेंट बेटा, 7% CO2 किसकी द्वारा बेटा, वाटर से रिएक्ट की, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से क्या बना दिया गया, H2CO3। मतलब 7% CO2 प्लाज्मा में डिजॉल्व हो चुकी है। अब बताओ, आप कहते हो सर 7% ही क्यों यहां डिजॉल्व हुई, पूरी भी तो डिजॉल्व हो सकती थी। हाँ बेटा पूरी डिजॉल्व हो सकती थी, लेकिन मैंने क्या बोला अभी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्लाज्मा में बहुत कम है और ज्यादा कंसंट्रेशन कहां मौजूद है, आरबीसी के अंदर। तो जितना थोड़ा बहुत पकड़ पाया तो पकड़ पाया, नहीं बकाया कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो यहां बैठा उसने पूरी CO2 के अंदर ले लिया। और बताओ यहां जब बेटा CO2 आएगी, देखो आरबीसी के अंदर कौन पहुंच चुकी है अब, CO2 लगभग कितने परसेंट, 93% CO2 कहां पहुंच चुकी है, आरबीसी के अंदर। क्यों, क्योंकि 7% ही तो यहां डिजॉल्व हुई थी। अब जो CO2 कौन सी पहुंची है बेटा, 93% जो CO2 पहुंची है, उस 93% CO2 में से लगभग 70% CO2 in the presence of this enzyme react with वाटर से रिएक्ट करेगी। यहां पर बेटा मैं Ca लिख रहा हूं, Ca मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगी और एक कंपाउंड वही बनेगा, जाना माना कौन, H2CO3 का फॉर्मेशन होगा। और ये बहुत ही अनस्टेबल यहां कंपाउंड है और ये तुरंत बेटा ब्रेक डाउन हो जाएगा H+ आयन और HCO3- आयन में। देखो जितनी CO2 अंदर गई आरबीसी के अंदर, टोटल 93% CO2 अंदर गई थी, लेकिन उसमें से 70% CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में किससे रिएक्ट कर गई बेटा, वाटर से, और बना H2CO3। और H2CO3 अनस्टेबल है जो आरबीसी के अंदर बना, अब तुरंत किसमें डिसोसिएट हो गया, H+ आयन और HCO3- आयन।
अब देखो बेटा यहां तक कहानी तो ये हुई। अब बताओ जो टिश्यू की ओर ब्लड आया था, आया कौन सा ब्लड था बेटा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो आया था। ये जो ब्लड आया था ऑक्सीजनेटेड आया था। यहां ऑक्सीजन दी जाएगी, यहां से CO2 ली जाएगी, यहां गैसियस क्या हो रहा है बेटा? एक्सचेंज हो रहा है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन यहां आई थी वो हीमोग्लोबिन आया होगा, और ये हीमोग्लोबिन सपोज करो ये बेटा HbO2 क्या रहा होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादातर 97% ऑक्सीजन किससे बाइंड थी? तो कहोगे सर हीमोग्लोबिन से बाइंड थी। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़े भी यहां खड़ा है, और यहां पर बेटा क्या होना कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएट हमें करना है। और तो अब देख रहे हैं यहां कैसे क्या होगा? जैसे CO2 आई, देख रहे हो आप कि जैसे ब्लड यहां पहुंचा, हाई CO2 कहां थी? सेल में। CO2 यहां आई, CO2 की कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन के पास बढ़ी, और यहां की इस रिएक्शन के कारण H+ आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ी। तो देखना ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आसानी से डिसोसिएट कर देता है, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देगा। क्या बन जाएगा? हीमोग्लोबिन अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, और ऑक्सीजन का प्रेशर यहां ज्यादा है, और ये ऑक्सीजन अंदर पहुंच जाएगी सेल के अंदर, जो ग्लूकोज के कंबशन आदि के लिए जरूरी है। फिर वहां CO2 प्रोडक्शन होने लगा। अब बताओ हीमोग्लोबिन क्या हो चुका है बेटा? हमारा फ्री हो चुका है। और इसके बाद हम बात करें, जब ये बेटा मैंने रिएक्शन बताई थी तो यहाँ H+ आयन बने थे, SCO3- आयन बने थे। इतने ज्यादा, सपोज करो आप कि पर सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे होंगे। सोचो बेटा एक आरबीसी के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल H2CO3 के बनते होंगे, और ये तुरंत डिसोसिएट H+ आयन और SCO3- आयन में हो रहा है। अब बताओ इतने सारे H+ आयन कहां बनने लगे? आरबीसी के अंदर। और अगर आपको ये सारी चीजें पता है, अगर H+ आयन हमारे अंदर बढ़ा तो pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर pH कम हो गया तो बताओ यहां जो बैठा था कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो काम नहीं करेगा, तो H+ आयन को हम कभी भी खुला नहीं छोड़ सकते। तो क्या हुआ? अभी जितने H+ आयन बन रहे हैं, अगर H+ आयन खुला डला रहेगा तो ये सब कुछ गड़बड़ कर देगा। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देगा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को घटा देगा। तो तुरंत बेटा क्या किया गया? ये जो फ्री H+ आयन था उसे तुरंत हमने किससे बाइंड करा दिया? हीमोग्लोबिन से हमने तुरंत बाइंड करा दिया। तो क्या बन गया? ये है हीमोग्लोबिन Hb, और ये मैंने H+ आयन इससे जोड़ दिया। तो क्या बन गया? HB का क्या हो गया? फॉर्मेशन। मतलब यहां हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गई। फ्री H+ आयन हमने नहीं रखे। तो बताओ H+ आयन जो रिलीज हुए थे, उन H+ आयन का क्या किया गया? दीज H+ आयन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, जिससे हमारे अंदर pH क्या रहे? मेंटेन रहा आए। तो क्या बन गया? हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गई। लेकिन बेटा अब आप क्या देख रहे हो कि यहां पर आप एक चीज देखो, ये जो HCO3- आयन लगातार आरबीसी के अंदर बन रहे होंगे, क्योंकि रिएक्शन लगातार चल रही है, तो इनकी कंसंट्रेशन यहां बहुत ज्यादा है। HCO3- आयन कहां आने लगते हैं बेटा? बाहर की ओर आने लगे, और HCO3- आयन आरबीसी से प्लाज्मा में बाहर आने लगते हैं। अब बताओ एक सेल है, ये आरबीसी है, आरबीसी से HCO3- आयन कहां आने लगे बेटा? बाहर आने लगे। अगर किसी सेल से कोई आयन बाहर आएगा तो वहां का आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम बना रहे कि भैया माइनस आयन बाहर तो आ रहे, तो कोई बदले में कोई और एक आयन चला जाए, उस जिससे हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम क्या रहे? मेंटेन रहे। तो बताओ बेटा, आपको पता है ये आपका प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में आपके क्या पाए जाते हैं? हमारे प्लाज्मा में NaCl नमक पाया जाता है। आपको पता ही है हमारे प्लाज्मा में नमक पाया जाता है, ये NaCl। अब बताओ ये प्लस आयन, ये माइनस आयन, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो बताओ अब Na किसको पकड़े था? Cl को पकड़े था। अब जैसे बाइकार्बोनेट यहां आया तो सोडियम आयन, ये जो सोडियम आयन है क्लोराइड को छोड़ देता है, और किससे जुड़ जाता है? बाइकार्बोनेट से जुड़ जाता है। तो क्लोराइड आयन ये खाली होने लगते हैं, और क्लोराइड आयन तो बेटा बाहर ज्यादा है, और क्लोराइड आयन जैसे बाहर से कहां घुसने लगते हैं? फ्री हो गया तो कहां जाने लगते हैं बेटा? आरबीसी के अंदर। देख रहे हो, एक बाइकार्बोनेट बाहर आया और एक निगेटिव आयन क्लोराइड आयन कहां जाने लगा? आरबीसी के अंदर जाने लगा। तो ये क्लोराइड आयन का आरबीसी में जाना क्या कहलाता है बेटा?
क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है, क्लोराइड शिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लोराइड शिफ्ट या इसी को बोलते हैं हैम्बर्गर शिफ्ट भी कहा जाता है। क्लोराइड शिफ्ट या इसी को क्या बोलते हैं, हैम्बर्गर शिफ्ट भी कहा जाता है। तो Cl आयन का कहां से कहां क्लोराइड शिफ्ट है क्या, Cl आयन का प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जाना, क्यों जाना, टू मेंटेन आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक ना। अब बताओ यहां से Cl आयन सोडियम को छोड़ के चला गया, सोडियम बेचारा अकेला रह गया। अब सोडियम प्लस आयन था, SCO3 माइनस आयन था, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में जुड़ गए और जुड़कर एक कंपाउंड क्या बनाया, सोडियम बाई कार्बोनेट का क्या हुआ, यहां फॉर्मेशन हुआ, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये यहां बना सोडियम बाई कार्बोनेट, कहां बना बेटा, प्लाज्मा में। देख रहे हो आप, जितनी 70% CO2 थी, इस 70% CO2 को हम किस रूप में ले आए, सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में बांध दिया गया। अब कहोगे सर जितनी CO2 आई थी 7% CO2 तो यहां डाली थी, 70% CO2 तो बाई कार्बोनेट में आ गई। अब जो बकाया 23% आपकी जो CO2 बची थी, उसमें ये जो 23% जो मैंने बोला CO2 होगी, वो 23% CO2 किससे बेटा जोड़ दी गई, हीमोग्लोबिन से जोड़ दी गई। और यहां पर ये था बेटा, ये जो हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिनिक एसिड HHB, और इससे बेटा क्या जुड़ जाएगी, CO2 जुड़ जाएगी। तो इस कंपाउंड का नाम होगा हीमोग्लोबिनिक। देखना यहां पर ये जो कंपाउंड बना, हीमोग्लोबिन से किसको जोड़ दिया गया, CO2 को बाइंड कर दिया गया। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जो कितने परसेंट है, लगभग 23% CO2 यहां बाइंड है। अब आपने देखा सारे डायग्राम में मैंने 3 सर्किल बना रखे हैं, जो आपको सर्किल नजर आ रहे हैं वहीं पर बेटा कौन मौजूद है, CO2 मौजूद है। तो CO2 के कितने ट्रांसपोर्ट के फॉर्म हो गए, CO2 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। डिजॉल्व स्टेज में हाउ मेनी परसेंट, 7%, और बाई कार्बोनेट के रूप में कितने परसेंट, तो देख रहे हैं बाई कार्बोनेट के रूप में 70%, और जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में हीमोग्लोबिन से बाइंड कर दी गई लगभग 23%। तो इस तरह से यहां पर क्या हुआ, 100% CO2 को बाइंड कर लिया गया। और ये जो CO2 अब पकड़ के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू कहां ले जाई जाएगी बेटा, लंग्स में आएगी। जितनी भी रिएक्शन मैंने आपको ये बताई है, सारी रिएक्शन लंग्स में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। और जैसे अपोजिट होंगी तो वहां पर CO2 को निकाल दिया जाएगा और ऑक्सीजन को वापस, सब कुछ उल्टा कहां हो जाएगा, लंग्स की तरफ। सब कुछ जो जो आपको रिएक्शन यहां दिख रही है, सारी रिएक्शन लंग्स की तरफ उल्टा होंगी। तभी तो बेटा लंग्स की ओर क्या जाएगी, CO2 निकाली जाएगी और ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा। देखो तो इस तरह से ये आप देख रहे हो बेटा। लेकिन यहां बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 स्टेज में होता है, ठीक है। अच्छा बताओ इन 3 स्टेज में से कौन कौन सी, कितनी स्टेजों का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा द्वारा हो रहा है, 3 स्टेज में से कितनी स्टेज का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा द्वारा होगा। तो कहोगे सर डिजॉल्व स्टेज भी प्लाज्मा में डाला है, और सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहां है, प्लाज्मा में ही है बेटा। बना वहां था लेकिन निकल के कहां आ गया, बाहर। तो बताओ सोडियम बाई कार्बोनेट और डिजॉल्व स्टेज का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा द्वारा होगा। आरबीसी द्वारा कितने परसेंट CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा, केवल आरबीसी द्वारा। तो कहोगे सर केवल 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट केवल और केवल आरबीसी के द्वारा किया जाएगा। और यहां बेटा आप देख रहे थे क्लोराइड शिफ्ट हो रही थी। जब ब्लड, बताओ बेटा, जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो रहा था, जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो रहा था तो प्लाज्मा से Cl आयन कहां जा रहे थे, अंदर जा रहे थे। प्लाज्मा से Cl आयन का अंदर जाना क्या कहलाता है, क्लोराइड शिफ्ट। तो बताओ अगर ये आपके सामने इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड में Cl आयन कहां ज्यादा होंगे, बोलो आप। तो कहोगे सर जब इम्प्योर ब्लड हुआ था तो Cl आयन तो अंदर चले गए थे। तो इनसाइड इम्प्योर ब्लड Cl आयन मोर इनसाइड आरबीसी एज कंपेयर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा के कंपेयर में आरबीसी में ज्यादा होंगे। लेकिन यही रिएक्शन लंग्स में क्या होगी, उल्टा होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब होगा तो Cl आयन कहां ज्यादा होंगे बेटा, Cl आयन कहां ज्यादा होंगे, तो प्लाज्मा में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू आरबीसी। इस तरह से ये था CO2 का ट्रांसपोर्ट के 3 फॉर्म मैंने आपको बताए। और यहां से बेटा क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं, तो ये थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को लगता है, इसलिए मैंने कुछ बातें आपको यहां बता दी। इसी से रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये देखो क्वेश्चन यहां आया था,
तीन है अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ CO2 एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड इन ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लंग्स। किस फॉर्म में? 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड द्वारा लंग्स तक कैसे ले जाया जाएगा? तो आपको अभी ही मैंने बताया कि 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होगा, एज ए बाइकार्बोनेट, और डिजॉल्व स्टेज में कितना है बेटा? 7% है। और हीमोग्लोबिन के द्वारा, आरबीसी के द्वारा कितने % ट्रांसपोर्ट है? तो कहोगे सर 20 से 25, या रफली मैंने आपको कितना बोला? 23% ट्रांसपोर्ट CO2 का हीमोग्लोबिन या आरबीसी के द्वारा होगा। तो आज हमने बेटा डिस्कस किया CO2 का ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इस CO2 ट्रांसपोर्ट बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। कई बच्चे बोलते हैं सर समझ में नहीं आता, ठीक ना, इसलिए मैंने CO2 ट्रांसपोर्ट आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।